तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब उसे ज़बरदस्ती तंग करे, लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कहानी तिरिच। इसको लिखा है सुप्रसिद्ध कहानीकार उदय प्रकाश जी ने। कहानी बड़ी साधारण सी प्रतीत होती है अगर पहली बार हम पढ़ते हैं और साधारण सोच के साथ पढ़ते हैं। तिरिच शब्द आपके लिए नया हो सकता है या हो सकता है इसका मतलब आप पहले से जानते हो। जब मैंने इस कहानी को पहली बार पढ़ा था तो मेरे लिए ये शब्द बिल्कुल नया था, लेकिन जैसे ही कहानी को मैंने पढ़ा तो मैं समझ गई ये एक ऐसे जंतु की बात कर रहे हैं जो बहुत विषैला होता है, सांप की प्रजाति का होता है। कहीं कहीं पर इसे विष खोपड़ा या विष कोबरा भी कहते हैं। अगर आप राजस्थान या हरियाणा से संबंधित हैं तो स्थानीय भाषा में इसे घोरा भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये इतना विषैला होता है, एक बार अगर काट लेता है तो इससे बचना मुश्किल होता है। इसका जो जहर होता है बहुत ही विषैला होता है। साधारण अर्थों में अगर हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पिता की मौत तिरिच के काटने से होती है, लेकिन इसकी जो अर्थ हैं, जो संदर्भ हैं, वो बहुत गहरे हैं। लेखक ने तिरिच को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। शहरी समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता का उद्घाटन इसके माध्यम से किया है। आजकल हम हमारे मानवीय संबंधों की परिधि को लगातार छोटा करते हुए जा रहे हैं। तब ऐसे में लोगों की सोच में भी संकीर्णता आ गई है। शहरी जीवन की भागदौड़ में तो दूसरों के दुख दर्द और हैरानी परेशानी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। किसी को फुर्सत ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने परिवेश से वह अलग थलग सा पड़ गया है। उसके आसपास के जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, या तो वह उससे अनभिज्ञ रहना चाहता है या फिर उसको देखकर भी अनदेखा कर देता है। उस घटना में वह किसी तरह से हस्तक्षेप या उससे संबंध में कोई विचार प्रस्तुत नहीं करता है। कहानी के माध्यम से लेखक ये दिखाने का प्रयास करता है कि तिरिच का काटा हुआ मनुष्य बच भी जाए, लेकिन शहर की संवेदनहीनता से नहीं बचा जा सकता। वह तिरिच के जहर से ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। गांव के सीधे सादे व्यक्ति के लिए शहर एक अबूझ पहेली जैसा बनता हुआ जा रहा है, एक ऐसा भूल भुलैया जिससे निकलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, जैसा कि तिरिच कहानी में पिता के साथ होता है। पिता के मन में शहर के प्रति बहुत आतंक है। वे शहर जाना ही नहीं चाहते, या जब भी उनको शहर जाना पड़ा तो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। तिरिच कहानी का आधार एक लोक प्रचलित विश्वास है। इस विश्वास के अनुसार तिरिच एक ऐसा विषैला जंतु है जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु अवश्य होती है। लोकमानस में तिरिच को लेकर कई विश्वास प्रचलित हैं। एक तो यह है कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख नहीं मिलाओ। आँखें मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर तो वह उसके पीछे पड़ जाता है। आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। तिरिच के विषय में एक और विश्वास यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात की चंद्रमा की रोशनी में दोबारा से जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांदनी रात में भीगकर दोबारा से जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ये कुछ अंधविश्वास यहाँ पर कहानी में दिखाए गए हैं, लेकिन कहानी का उद्देश्य कुछ और ही है। तिरिच यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तिरिच कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहरों से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। लेखक स्वयं ही यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि इस कहानी का संबंध शहरों से भी है, शहरों की संवेदनहीनता से भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुट्टे जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी, वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को न बोलना पड़े। वैसे ये काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई ख़ास बात नहीं होती थी। जैसे वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिउले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की, दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, वहाँ से उन्हें जबरन बाहर न निकाला जाए। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक होता था कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाया, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के लिए हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच यानी कि विष खोपरा, एक जहरीला जीव ने काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटमैली रोशनी में गांव के बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे ही पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए।
टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिच से बचने के लिए यह करना चाहिए कि पहले तो वे बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांगे दे। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहाँ आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरिच के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह है कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और वह पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उससे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे पड़ जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। मेरे दुःसोपन के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टान की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या किसी कमरे में ही दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता कि उससे नज़र न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आँखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आँख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और ख़तरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुन कर डालने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि ये एक सपना है। लेकिन ये पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं अपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं भाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और ज़ोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगह डालना चाहिए था, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई में ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु नहीं, अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से ये जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे में भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ, और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता।
तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता। मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही था कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक, पुराना, परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। कांटे के जख्म को चीरकर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, जख्म में भरा गया। मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर से निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफ़ी पहले। रास्ते में तिरिच की बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी ये 24 घंटे बाद, ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस या शीत होती है, उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीगकर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह दी थी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया एक पेशी कितनी जरूरी है। ये तीसरा संबंध था और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो ये हमारी कुड़की डिक्री भी करवा सकता था। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतर कर वहीं से गांव लौट जाते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छिन जाता। अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होती है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाएं
तो वे तिरिच के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी। ये बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना ही जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतर पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में से झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने ये सतर्कता क्यों नहीं बरती। उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उनकी दोनों आंखों को कुचल कर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरिच को मारकर छोड़ा था, वह जंगल में मैं खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा। बिल्कुल यही वह जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की ओर बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग के चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधा डूबा रहता था और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलता था तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती थी और अजीब अजीब वनस्पतियाँ वहाँ से उग आती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते थे और वह चट्टान भी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल ये वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और एक खुशी की सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की। खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाल दिया और आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंदु गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और ये सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा। वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहाशा खुश था। पंडित रामोतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहाँ उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहाँ पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया था कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा था। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलडा गांव के मास्टर
नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। वे थोड़े परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। शहर वे बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे उसे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही ज़रूरी न हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना ये कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वह कहीं बैठ गए होंगे, पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतज़ार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वे लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए उन्हें स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु अधिक आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियाँ मिल ही जाती हैं। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और बहुत विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियाँ बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि पलडा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों के काढ़े का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहाँ कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहाँ से चल पड़े होंगे। 10:15 से लेकर लगभग 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में ये बात भी रही होगी कि वहाँ पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है। वैसे बीच के 1.25 घंटे के बारे में अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहाँ क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहाँ से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों।
उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और उसे बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है। यह भी कि कल शाम उन्हें तिरिच ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 18,000 रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे। तभी पिताजी वहाँ आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर की टेबल तक नहीं पहुँच पाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को 1-आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद इतना नहीं डरता। लेकिन हुआ ये कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सिर उठाते ही उन्होंने देखा और वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे सब लोग चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ ये कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया था कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बांस भी आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था जहाँ से खून निकल रहा था। आँखों के नीचे सूजन और कत्थई चटके थे। ऐसे चटके बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात और बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर वह शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के चपरासियों ने छीन लिए हैं, लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है कि पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफ़ी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अपना अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित रामोतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित रामोतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपए और अदालत के कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाएं। फिर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। ये भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों
और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों का नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे हों। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक स्थायी, बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही कुछ क्षीण और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुँचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत भी है। अगर पिताजी चाहते तो यहाँ से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुँच सकते थे। समझ में ये नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुँचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? उनके पास कागजात तो रह नहीं गए थे। थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफ़िन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफ़िन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहाँ आए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज़ दी, लेकिन पिताजी जब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे ही उनका मूड ऑफ था। 13 साल से विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी ये नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीज़ बिल्कुल नापसंद है। इतनी नापसंद कि वे उन चीज़ों से घृणा करते थे। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसीलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा था कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होठ कटा हुआ था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ खाकर गिरने से खरोच के निशान थे और कोहनियाँ छिली हुई थी। वे कहीं न कहीं गिरे जरूर थे। ये कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुँचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा हुआ ये ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ ले, या उस ट्रैक्टर का पता पूछे, या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखवा दे। ये सोचने के करीब पहुंचना ही बहुत बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक ये लगने लगा होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था। ये कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों, PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी वहाँ रहते थे। ये कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहाँ देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है,
कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि ये आदमी राम रतन सराफा की बीबी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि ये कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टॉकीज के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसे इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी तक भटक चुके थे। ये जगह ऐसी है कि एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की दिमाग की हालत ये थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहाँ तक सराफा की पत्नी और साली पर उनके हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के इन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उनमें से कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया था कि उस वक्त तक पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था। वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ में खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि ये आदमी सीधा सादा, इज्जतदार, साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियाँ दे देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, एक एक को। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते हुए नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं ऊल जलूल, ऊट पटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इन सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं हैं। उन्हें किसी तिरिच ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिच तो होता ही नहीं है। एक मन घड़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत से उसका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा। उन्हें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना
जैसा मुझे आता था पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ भी हो रहा है ये सब झूठ है और अवास्तविक है। इसीलिए वे बार बार उस सपने में जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियाँ बकने लगते थे तो इसी कठिन कोशिश में वे उस आवाज़ के सहारे उस दुस्वप्न से बाहर निकल जाएं। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंटें और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोरा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रोड से भी मारा था। सत्ते का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि ये सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। आँख खुलते ही आंगन बुहारती माँ नजर आ जाएगी, या नीची फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैयों का झुंड। हो सकता है उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए तो इसके पीछे पहली वजह तो यही रही होगी कि उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से ये इंतजार करते रहे हों कि जैसे ही वे जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल न हो पाए तो क्या कोई भी आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें ये पता भी चल गया कि वहाँ पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी ये इच्छा भी हुई कि वहाँ जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली ये आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहाँ जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेती। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौना घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तीतर बीतर तब हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है ये मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा था कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मारकर देखे कि अगर वे सिर्फ बेहोश है तो हो सकता है उठ जाए, लेकिन सत्ते पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा।
उस समय तक उनके शरीर में चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाई की तरह रेंगते रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें भी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पास वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्नाई में नहीं आ रहा था। मैं डरकर गुमटी के बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के अंदर ही सबसे अंदर के कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चीथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहाँ से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम सवारत प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था और फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिच ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था। पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो ये तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हों कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हों कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने में जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर ये दातुन लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दूसौपन को वे भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यूँ है कि मैं खेतों की मेड़, गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल पहुँच गया हूँ। मैं रक्सा नाला, कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश के नाले पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मर गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, ज़ोर ज़ोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस ले खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थाने भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चीथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरी गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियाँ बजने लगती है, हजारों हजारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है। फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि ये सपना है और अभी आंखें खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ, दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है। मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई में ढांप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ।
अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ उदय प्रकाश जी की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है, पिता की मृत्यु तिरिच के काटने की वजह से हुई है या शहर जाने की वजह से हुई है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। तिरिच उदय प्रकाश की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मनुष्य की संवेदनहीनता और शहर के आतंक को चित्रित करने का प्रयास किया है। इसी के साथ कुछ मिथ की धारणाएं और अंधविश्वास भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तिरिच कहानी में तिरिच के रूप में आने वाला बुरा सपना ही नगर की संवेदनहीनता को व्यक्त करता है। लेखक ने मध्य वर्ग की धन लिप्सा, चाटुकारिता, स्वार्थ और खोखलेपन को व्यक्त करने की कोशिश की है। तिरिच में जिस पिता का चित्रण किया गया है, उनके मन में शहर के प्रति आतंक पहले से ही विद्यमान है। वे अत्यंत संकोची है। शहर उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वे वहाँ जाने से भी घबराते हैं। शहर और गांव का फर्क भी इस कहानी में साफ साफ दिखता है। गांव अगर अंधविश्वास और मिथ्या धारणाओं से ग्रस्त हैं, तो शहर संवेदनहीनता और अमानवीयता की हद को छूता हुआ दिखाई देता है। कहानी में कवि, पत्रकार और अफसर का जो चित्र खींचा गया है, उससे समाज में धन, प्रतिष्ठा एवं पद के प्रति जो लालसा की प्रवृत्ति उजागर हो जाती है, वो हमें दिखाई देती है। दूसरी तरफ चापलूस मानसिकता वाले एक ऐसे वर्ग के चरित्र को भी कहानी में दिखाया गया है, जिसकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। ये वर्ग जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है और उसकी आड़ में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का अवसर भी ढूंढ निकालता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।